देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पंजाब के दौरे पर हैं, जिसके चलते आज वे विधानसभा हल्का गुरदासपुर में भाजपा के उम्मीदवार परमिंदर सिंह गिल व दीनानगर से उम्मीदवार रेणु कश्यप के हक में प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहीं पर उन्होंने और कहा कि पंजाब की धरती शूरवीरों की धरती है। जितना बलिदान पंजाब को लोगों ने दिया और किसी ने नहीं दिया। देश पर बुरी निगाहें टिकाए विरोधी ताकतों के बारे में बोलते हुए कहा कि वह अपने देश के सरहदों की ओर किसी को देखने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उनको जो भी कुर्बानी देनी पड़े वह देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जो केंद्र सरकार की पॉलिसी पंजाब में लागू नहीं की, वह भाजपा सरकार आने पर सभी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर भी प्रहार करते हुए कहा कि उनकी ओर से कहा जा रहा है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती होने दी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कांग्रेस के समय से ही शुरू हो गई थी। बोलिए भारत माता की। आपसे सभी शांत हो जाइए। विधानसभा क्षेत्र गुरदासपुर के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री परमिंदर सिंह गिल, प्रत्याशी दीनानगर श्रीमती रेणु कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण जी मित्तल, श्री कमल बख्शी, श्री अरुण बिट्टा, श्री विजय शर्मा जिला महामंत्री, श्री थॉमस मशीह और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार आया। इसके पहले मैं आया था कि नहीं आया था कभी? अच्छा, यहां नहीं आया। अच्छा, पहली बार आया। इस स्थान पर तो उसके पहले आए होंगे कहीं दूसरी जगह, यहां पहली बार आया। लेकिन यहां आया हूं मेरे बहनों भाइयों तो मैं पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त आपके बीच आया हूं और आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं गुरु नानक देव जी की इस पावन धरती को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सत्य, संतोष, दया, विनम्रता और प्यार को आधार बनाकर ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी जो जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर एकजुट हो और सबसे बनाई और सबसे भलाई में विश्वास करे। यह गुरु नानक देव जी की सोच थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार भी गुरु नानक देव जी की सोच और उनकी सीख के आधार पर ही भारत में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। यही गुरु नानक देव जी चाहते थे। जो कुछ भी होना चाहिए सबके सहयोग से होना चाहिए। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंजाब के बहनों भाइयों के बारे में मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, यह पंजाब की धरती बहादुरों की धरती है, शौर्य, पराक्रम और साहस की धरती है। जब कभी भी रक्षा मंत्री के रूप में मैं सीमाओं पर जाता हूं और अपने पंजाब के सिख रेजिमेंट को जब मैं विशेष रूप से देखता हूं तो अपने रक्षा मंत्री को देखते ही सिख रेजिमेंट जब बोलती है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहनों भाइयों, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। वीरता, साहस और पराक्रम की धरती है यह पंजाब।
और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, पंजाब के लोगों ने अपनी जनसंख्या के हिसाब से जितना बड़ा बलिदान दिया है देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, उतना बलिदान किसी ने नहीं दिया है बहनों भाइयों, जितना कि पंजाब के लोगों ने दिया है। इसलिए मैं यहां के लोगों का अपनी तरफ से विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, महाराजा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने कि हरमिंदर साहब पर अमृतसर में सोने का छत्र लगवाया, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। बहनों भाइयों, स्वर्ण मंदिर की जब मैं चमक को मैं देखता हूं तो सचमुच मुझे ऐसा लगता है, याद आती है भारतीय संस्कृति कि उस स्वर्णिमय चमक की याद दिलाता है जिसकी रक्षा के लिए पंजाब की धरती ने और खालसा पंथ ने अपना बलिदान दिया है। पंजाब की धरती और खालसा पंथ का बलिदान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो दिया गया है, उसे कोई भारतवासी कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, पंजाब की यह धरती पुण्यात्माओं की धरती है। हरचंद सिंह जी लोंगोवाल का जो बलिदान है, उसे भी भारतवासी नहीं भूल सकते। राष्ट्र की मुख्य धारा में सभी साथ होने चाहिए, साथ कदम से कदम मिलाकर चलने चाहिए। यह यदि किसी ने कहा था, संत हरचंद सिंह जी लोंगोवाल ने कहा, उनको भी नहीं भूल सकते। मैं अपनी उनके प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, सिख समुदाय का स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष, चारों गुरुपुत्रों का बलिदान, यह स्वतंत्रता संग्राम का ही हिस्सा था। और गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया, पर भारत का शीश नहीं झुकने दिया। इस काम को यदि किसी ने किया तो गुरु तेग बहादुर ने किया। बंदा वीर वैरागी, उनके द्वारा दिया गया बलिदान, और भाई मतीदास और सतीदास को मिली यातनाएं, यह सारी की सारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ही हिस्सा थी, उसका ही एक भाग थी। इसे हर भारतवासी को याद रखना चाहिए। इसीलिए आकर मैं यहां पर इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और महाराजा रणजीत सिंह ने देखिए किस हद तक वो भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते थे। स्वर्ण मंदिर पर अमृतसर में हरमिंदर साहब पर यदि सोने का छत्र लगवाया, तो वहीं पर काशी जाकर, वाराणसी जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी स्वर्ण का छत्र लगवाने का काम महाराजा रणजीत सिंह ने किया। बहुत सारी ताकतें जो हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं, बहनों भाइयों, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और मैं तो यही कहता हूं, हमें चाहे जितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, बहनों भाइयों, हम अपने भाईचारे के रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। बराबर हम लोगों को इस बात की चिंता करनी है। जहां पर भी हमारी सरकारें हैं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में जाकर देखिए, विकास के लिए उन्होंने क्या किया है। किसी भी राज्य को जाकर उठाकर देखिए, और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें जहां काम कर रही हैं, उन सरकारों के भी कामकाज को देखिए, पता चल जाएगा। इसे हिंदुस्तान में बेहतर हुकूमत करने वाली, बेहतर तरीके से सरकार चलाने वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी है। भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। यह है हमारा चिंतन। हम देश बनाने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम विकासवाद के राह पर चलेंगे। जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद की राह हमें कतई मंजूर नहीं है। हम चिमटी से भी उसे नहीं छुएंगे। विकासवाद का रास्ता हमारा होगा, राष्ट्रवाद का रास्ता होगा। हमारा वह रास्ता होगा जिस रास्ते पर चलकर हम भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। वह हमारा रास्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसे किया।
हमारे वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, कथनी और करनी कभी अंतर नहीं रहा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनसंघ के 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कहा था, जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हासिल है, हम उस धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। जिस दिन हमको भारत की संसद में बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को, मेरे बहनों भाइयों, समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। जो हमने कहा वो हमने किया। हम बार बार कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आपने देखा दिल्ली में सरकार बनी, आज जाकर अयोध्या में देखिए भव्य राम का मंदिर वहां पर खड़ा हो रहा है। मेरे भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। भारत में आते थे, जलालत की जिंदगी जीते थे। रहने की, रोजी रोटी की कोई सुविधा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था, जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, हम आएंगे और पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां से हमारे अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो जो भारत के मूल निवासी रहे हैं, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, भारत आना चाहेंगे तो ससम्मान उनको हम भारत में स्वीकार करेंगे, उन्हें हम नागरिकता प्रदान करेंगे। और आपने देखा कि भारत की संसद में हम लोगों ने नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो कहा वह किया। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपको मिला होगा। मुझे याद है कि 2014 मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय मोदी जी और हम दोनों लोग शपथ लेने के बाद साथ ही मंच से नीचे उतरे। हमारे मीडिया के मित्रों ने कहा, साहब प्रधानमंत्री जी बाइट दे दीजिए, बाइट दे दीजिए। तो मैंने कहा कि आग्रह कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए। और आपको आश्चर्य होगा, पता नहीं याद है कि नहीं याद है आपको, हमारे प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही कि आज हमारी जिस सरकार का गठन हुआ है वह सरकार भारत के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, यह मुंह से निकली आवाज नहीं थी, यह हमारे प्रधानमंत्री के दिल से निकली हुई आवाज थी कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है। गरीबों के लिए हमारी सरकार ने क्या किया? और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो हाथ उठा दीजिएगा, मैं आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं राजनीति करने नहीं आया हूं तो आपसे आंख से आंख मिलाकर राजनीति करने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र नहीं रहा। पक्के मकान का जहां तक सवाल है, बड़ी संख्या में भारत में लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकान थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इस हिंदुस्तान का एक नागरिक शेष नहीं बचेगा जिस नागरिक के लिए अपना सिर ढकने को पक्का मकान न मुहैया हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति नहीं बचेगा। मैं कह सकता हूं, यहां पर भी कुछ लोगों को पक्के मकान मिले होंगे। मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आप लोगों को पूछना चाहता हूं। अरे भाई, सबको आप रह ही रहे हो पक्का मकान में, तो किसको मिलेगा? जो नहीं रह रहे हैं पक्के मकान में, उनकी बात मैं कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं। परमिंदर जी बता रहे हैं कि मिला है यहां।
अच्छा, ये कह रही हैं कि हमारी केंद्र की पॉलिसी को यहां कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। लेकिन बहनों भाइयों सुन लो, जो पॉलिसी यहां की कांग्रेस की सरकार ने हमारी केंद्र की पॉलिसी को लागू नहीं किया है, हमारी सरकार बनने के दूसरे दिन से वह पॉलिसी पंजाब में लागू हो जाएगी। इस बार के बजट में इस बार अरे बहुत आश्चर्य की बात है, जो जनता के कल्याण से संबंधित विषय हैं उनको भी यहां की कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। लानत है इसी हुकूमत। ऐसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार। पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जब देखा कि गरीब महिलाएं घर में शौचालय न होने के कारण बाहर शौच करने के लिए जाती थी, तो उन्होंने कहा गरीब माताओं की भी इज्जत होती है, हकमत होती है, इसलिए हर घर में शौचालय बनना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस की सरकार ने यहां बनवाया कि नहीं बनवाया, यह बतला रहे नहीं बनने दिया। केवल यह इसलिए कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनने दिया, कहीं इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को न मिल जाए, शायद इसीलिए नहीं बनने दिया। बहनों भाइयों, सरकार इस तरीके से नहीं चलाई जाती है जिस तरीके से इन लोगों ने चलाई है। एक योजना पता नहीं यहां पर लागू है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, आयुष्मान भारत की योजना है। कोई गरीब मध्यम वर्गीय परिवार बीमार पड़ जाता है, उसके पास पैसा नहीं है अपना इलाज करा सके, तो आयुष्मान भारत का यदि उसके पास कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। यह आयुष्मान भारत योजना यहां लागू किया है कि नहीं किया? नहीं किया। वो भी नहीं किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सारी की सारी योजनाएं यह लागू की जाएंगी। ड्रग का कारोबार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ड्रग है, चल रहा है। बना दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो ड्रग का कारोबार है। बना दो सरकार। मैं देखता हूं कौन है किसने मां का दूध पिया है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दे किसने मां का दूध पिया है। बना दो तो। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार रहा है कि नहीं रहा? रहा है कि नहीं रहा है? रहा है कि नहीं भ्रष्टाचार? सब ठीक ठाक है? 100%। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें? प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त की, क्या करें? 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं, लेकिन नीचे आते आते 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 85 पैसा पता नहीं किसके जेब में चला जाता है। मैंने भ्रष्टाचार के सामने उन्होंने अपनी लाचारी जाहिर की। लेकिन देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा सिस्टम बना दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया दिल्ली के खाते से चलता है और आपके खाते में 6,000 का 6,000 रुपया पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? यानी सिस्टम में चेंज लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन यह करने की एक झील होनी चाहिए, तड़पण होनी चाहिए। यहां पर बाहर से आकर लोग उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं? और मैं बता दूं क्यों नहीं हो रहा है। यहां पर जो भी पैसा लगाना चाहता है उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए,
उसके लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं कर रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह होता है कि इस राज्य में व्यापार करने की सुविधा है, उद्योग लगाने की सुविधाएं हैं, वहां की सरकार देती है। आपको आश्चर्य होगा कि पंजाब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 19वें नंबर पर है और हमारा उत्तर प्रदेश बहनों भाइयों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में नंबर 2 पर आकर खड़ा हो गया है। यह है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। यहां की इकोनॉमी, यहां की अर्थव्यवस्था हालत बदतर है। सरकार कैसे चलाई जाती है, मैं अपने यूपी का उदाहरण देता हूं। जिस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वहां की अर्थव्यवस्था का आकार, इकोनॉमी की साइज 11 लाख करोड़ थी। 5 वर्षों में बढ़ाकर उसे हम लोगों ने 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। ऐसे सरकार चलाई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है बहनों भाई। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग गंभीरतापूर्वक उसकी बात को सुनते नहीं। भारत या तो गरीबों का देश है, कमजोर लोगों का देश है, इसलिए हमारी बात गंभीरतापूर्वक सुनी नहीं जाती थी। आज हालात दुनिया में बदल गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। सारी दुनिया को एहसास है। भारत को यदि आंख दिखाओगे तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आपने देखा उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मार डाला धोखे में। उसके बाद प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर बैठक की और झटपट 5 मिनट में फैसला कर लिया कि हम इसका जवाब देंगे। और उरी पुलवामा की घटना के बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके वहां पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत को यदि कोई आंख दिखाएगा तो भारत इस पार से भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह है भारत की ताकत। बहनों भाइयों, करने वाली सरकार चाहिए जिसकी नीयत साफ, जिसकी नीति साफ। अब यहां पर किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक मामला, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं, धान गेहूं की खरीद होती है कि नहीं एमएसपी पर? यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होती है। लेकिन अब देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आजाद भारत के इतिहास में 1 तारीख को बजट पेश हुआ है। देख लेना, उस बजट में हमारी सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है बहनों भाइयों। इस बार 2,37,000 2,37,000 करोड़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान और गेहूं की खरीद होगी और सीधे उनके खातों में पैसा भेजा जाएगा। अब एमएसपी पर जो सामान बेचते हैं, पैसा आपके खातों में पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो गया ना, कि नहीं हुआ? हो गया। अब भ्रष्टाचार जब नहीं होता कि 100 रुपया 200 रुपया कोई काट ले, अब तो नहीं होगा। सहमत है? ऐसे ही सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लाने की। और बहनों भाइयों, आपने देखा 1984 में किस तरीके से दंगा हुआ था और उसमें जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, मैं ही भारत का होम मिनिस्टर था। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के साथ बैठकर बात की और जब मैं आया तो मैंने देखा कि 85 करोड़ रुपए पड़े थे। मैंने कहा क्यों नहीं दिया गया? लोगों ने कहा साहब ऐसे ही छूट गया। मैंने कहा 1984 के दंगों में हमारे सिख परिवार के जो लोग पीड़ित हुए थे, पैसा पड़ा है अकाउंट में और अभी दिया नहीं गया। मैंने कहा उठाओ सारे पैसे जो हमारे दंगा पीड़ितों के बीच बांट दिए जाने चाहिए और उसमें पैसा बंटवा दिया।
काली सूची की भी बात आई है। काली सूची में केवल 2 लोग शेष बचे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में। 322 लोगों को काली सूची से हम लोगों ने बाहर कर दिया है। अब वो भारत आना चाहते हैं तो डंके की चोट पर भारत आ सकते हैं। कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए। लंगर के सामानों पर जीएसटी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। हरमिंदर साहिब को अब विदेशों से भी सहायता प्राप्त हो सकती है बहनों भाइयों। इसलिए हमने एफसीआरए की भी अनुमति दे दी है। कई ऐसे कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। बहनों भाइयों, आप लोगों से बस यही अपील करने आया हूं, क्या आप लोग एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए। एक दूसरी पार्टी आ गई, आप, कोई नाम नहीं मिला तो आप, ये कोई पार्टी हुई? आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी। जाकर देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसी सरकार चला रहे हैं। बहनों भाइयों, कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो हम मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में पानी दे देंगे, मुफ्त में खाना दे देंगे, मुफ्त में कपड़ा दे देंगे। अरे देश की जनता बख्शीश नहीं चाहती है, देश की जनता सम्मान चाहती है। बहनों भाइयों, बख्शीश नहीं चाहिए। देश की जनता इस राष्ट्र का मस्तक ऊंचा उठता हुआ देखना चाहती है, बख्शीश नहीं चाहती है। सारी राजनीतिक पार्टियों को काम करते हुए आपने देखा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, एक से एक भूल की है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर भाषण दे गए। उन्होंने कहा कि भारत की गलत विदेश नीति के कारण ही चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हुई है। भूल गए इतिहास। बहनों भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी को चाइना के हवाले किया। क्या उस समय चीन और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं थी? कौन जिम्मेदार? काराकोरम हाईवे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उस समय पाकिस्तान ने चीन को बनाने की इजाजत दी थी। और आप हमको कह रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यह भी बनना प्रारंभ हुआ है। तो बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए के शासनकाल में नहीं, यह कांग्रेस के शासनकाल में बनना 2013 में प्रारंभ हुआ। जो मनाता है तो बोल जाए। गलवान घाटी में कह दिया हमारे भारत के सैनिक मारे गए, चीन के नहीं मारे गए। हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर आप सवालिया निशान लगाते हो, जो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं देश का रक्षा मंत्री मैं जानता हूं, गलवान घाटी में चीन की सेना को पीछे खदेड़ने में जिस शौर्य पराक्रम बहादुरी का परिचय हमारे सेना के जवानों ने दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह। और आपने देखा कल ही ऑस्ट्रेलिया के क्लैक्सान, ऑस्ट्रेलिया का क्लैक्सान एक न्यूज़पेपर है, उसने लिखा जो अब खबर प्राप्त हो रही है, जिसे चाइना ने छिपाया था, 38 से लेकर 50 चाइना की आर्मी के लोग मारे गए हैं, पीएलए के लोग मारे गए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कहा। राहुल जी, क्या हो गया आपको? अरे आप हमको गाली दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहना कीजिए। देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाने की इजाजत राहुल गांधी आपको नहीं दी जा सकती। क्या तमाशा कर? बहनों भाइयों, भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा, चाहे जितने भी कीमत चुकानी पड़े। भारत की जमीन पर 1 इंच भी किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं है। भारत का चरित्र रहा,
हमने दुनिया के किसी देश पर कभी न आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया, लेकिन हमारे ऊपर एक नजर उठाकर कोई देखेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। हमारे दोनों प्रत्याशी परमिंदर सिंह गिल, नौजवान, हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा, मजबूत, आपके हितों की चिंता के लिए यदि जरूरत पड़ी तो हमारा यह परमिंदर सिंह गिल 2-2 हाथ करने में भी पीछे नहीं रहेगा। इसके अंदर जिता देंगे, जिता देंगे। वैसे ही हमारी रेणु कश्यप को बोलते हुए आपने सुना। रेणु कश्यप भी एक बहादुर महिला है, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर चुनाव के मैदान में उतारा। बहनों भाइयों, दोनों को जिता दीजिए। यदि जिता देंगे, चाहते हैं तो सब हाथ उठाकर दोनों हाथों से ताली बजाइए। ताली बजाइए तो मैं मानता। और यदि आपने दोनों को जिता दिया तो परमिंदर सिंह तो मैं परमिंदर सिंह और रेणु कश्यप दोनों को यदि आपने जिता दिया तो यह पक्का मानिए, इन लोगों को मैं कहूंगा एक बार फिर से मुझे यहां बुला लेना, और इन दोनों के जीतने के बाद यहां आना चाहूंगा। बहनों भाइयों, तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।